सुप्रभात बच्चों। आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो 3 कविता पद्माकर जी के द्वारा लिखित हैं, उनमें से आपको 2 कविता के बारे में पहले ही जानकारी दी गई है, पढ़ा दिया गया है। अब ये तीसरा कविता उनका है। पहले इसके टेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी व्याख्या की ओर चलेंगे। तो तीसरा कविता इस प्रकार है। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मल्लारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गुमान हूँ ते मान हूँ तैं, प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को शोर घन घोर चहूँ ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। यानी इसमें जो काव्यांश में वर्णन है या कवित्व में वर्णन है वो वर्षा ऋतु का है कि वर्षा ऋतु के साथ ही प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, इस कवित्व के साथ अब हम जाते हैं इस कवित्व की व्याख्या की ओर। तीसरा जो आपका ये कवित्व है, इसकी हम व्याख्या को लेते हैं। तो क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संदर्भ सहित व्याख्या आती है, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्माकर जी के द्वारा लिखित कवित्व से लिया गया है। तो कवि कौन है? पद्माकर जी, वृत्तिकालीन कवि हैं। तो ये तीसरा कविता आपका हो गया। अब इसकी व्याख्या को लेते हैं। तो व्याख्या में आपको बताया है सावन का महीना कौन सी ऋतु में आता है? वर्षा ऋतु में आता है। सावन महीना वर्षा ऋतु का एक महीना है। इस ऋतु में बाग बगीचों में भंवरे गुंजार करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे राग मल्हार गा रहे हैं। इस ऋतु में नायक यदि किसी प्रकार की प्रेम कलह करता है तो भी वह नायिका को बहुत भाता है। यानी वो प्रेम में अगर झगड़ा भी करता है तो उस झगड़े को भी जो नायिका है अपने नायक को वो पसंद करती है, उस झगड़े के साथ भी। इस ऋतु में प्रेमी से मिलने की आतुरता इतनी बढ़ जाती है कि रूठा हुआ प्रेमी भी नायिका को बहुत अच्छा लगता है। जब अपना प्रेमी नायिका का रूठ जाता है तब भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि इस ऋतु में अपने प्रेमी से मिलने की आतुरता नायिका में रहती है। तो श्रृंगारिक वर्णन है। इस ऋतु में चारों ओर मोरों की आवाज, बादल के गरजने की आवाज तथा पेड़ों यानी वृक्षों की डालियों पर झूलों का सौंदर्य छाने लगता है। तो इस ऋतु में क्या होता है? सावन के महीने में वृक्षों की डालियों पर झूले पड़ जाते हैं, जिस पर जो नवविवाहिताएं हैं या युवक युवतियां हैं वो झूलते हैं। तो एक हिसाब से क्या है कि प्रकृति पूरी तरह से सज समर जाती है इस महीने में। हिंडोलों पर नारियां झूल रही हैं, झूलों पे झूल रही हैं। वर्षा हो रही है, इसलिए सावन में झूले पर झूलना सुहावना लगता है। तो ये बच्चों तीसरे कवित्व की व्याख्या आपको कराई गई है। तीसरे कवित्व का जो थोड़ा सा लघु सारांश है वो क्या होगा? तीसरे कवित्व का लघु सारांश की ओर चलेंगे थोड़ा सा। तो हमने छोटे छोटे सारांश बनाए हैं, उसमें आपका जो तीसरे कवित्व का सारांश है वो इस तरह से है। उसकी स्लाइड ये है। तीसरे कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है। वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों के रूप में देखा जा सकता है। मेघ के बरसने में कवि प्रेम को बरसते हुए देखता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी जो है आपको बहुत कुछ इस पाठ के संबंध में आपके ज्ञान को बढ़ाती है। तो ये आपका तीसरा कवित्व हो गया, उसकी व्याख्या हो गई और उसका लघु सारांश हो गया। तो पूरे तीनों काव्यांश जो आपके हैं कवितांश हैं, उसमें जो कठिन शब्द हैं उसको भी स्लाइड के माध्यम से आपको शब्दार्थ के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई है। इनको आप याद कर लेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं सारे शब्द। अब उसके पश्चात आप आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर, क्योंकि इस पाठ में जो बोध प्रश्नोत्तर की संख्या है वो काफ़ी है, पर्याप्त है, इसलिए हम धीरे धीरे उस प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पहली स्लाइड हम लेते हैं इस प्रश्नोत्तर की, प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी साथ साथ खोल के रखेंगे बच्चों, और उसमें देखेंगे कौन सा आपका प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 है। तो पहले छंद के आधार पर आपका पहला प्रश्न है कि पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि पहले छंद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है, ये आपको बता दिया गया था। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति, पक्षी और मनुष्यों की दुनिया में होने वाले अनुपम और मनोहारी परिवर्तन का वर्णन कवि ने इस छंद के माध्यम से किया है। दूसरा प्रश्न है, इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं।
तो उत्तर क्या हो गया इसका? वसंत ऋतु के आगमन पर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने नया साज श्रृंगार कर लिया है। इस ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। वनस्पतियां फलती फूलती हैं, वृक्ष और लताओं पर नव पल्लव, नए पत्ते और नए फूल आ जाते हैं, नए फल आ जाते हैं। आम के पेड़ों पर मंजरियां यानी आम का फूल भी आ जाता है, फूलों पर भंवरे गूंजने लगते हैं, भंवरों का गुंजार सुनाई पड़ता है प्रकृति में, पक्षियों के स्वर में आनंद भर जाता है और उनके कलरव में वसंत के उल्लास की मादकता छा जाती है। तो ये प्रश्नोत्तर विवेचना और आदर्श उत्तर हैं। तो आप बच्चों इनको आदर्श उत्तर को अच्छे से लिख लेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक पे जो प्रश्न है उनके आदर्श उत्तरों को अपनी नोटबुक में आप लिख लेंगे। तो उसके बाद में आपका आता है अगला प्रश्नांक, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 आपका है ओरे। ये शब्द जो आया इसमें बार बार आया है पहले छंद में। ओरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? तो ओरे शब्द आपको मैंने बताया था कि 12 बार इस कवित्व में, पहले कवित्व में आया है। तो पहले कवित्व में ओरे शब्द बार बार आया है, जिससे कवित्व में शिल्प संबंधी सौंदर्य भी बढ़ा है और भाव सौंदर्य भी तो बढ़ा ही है। कवि ने वसंत ऋतु के विलक्षण और मादक सौंदर्य के मनोहारी प्रभाव को ओरे विशेषण के द्वारा और भी अधिक सुंदर बना दिया है। इस पूरे कवित्व में यह शब्द कितनी बार? 12 बार आया है पहले कवित्व में, और हर बार इसकी बारंबारता ने कवित्व के सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा दिया है। इसी शब्द के प्रयोग से हमें पता चलता है कि इस ऋतु में प्रकृति से लेकर मनुष्य तक में सुंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसी शब्द के विशेष प्रयोग से मिलती है। इस शब्द प्रयोग ने इस कवित्व के भाव और शिल्प में अपरिमित वृद्धि की है। तो ये आपका प्रश्न संख्या कहाँ तक हो गया? 3 तक हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या हम 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन संख्या 4 में अब हम आ रहे हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या है? पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है, उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो विशेष रूप से क्या है? अनुप्रास को लक्षित करके ये प्रश्न बना गया है कि पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की जो योजना है वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है। तो इस कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका आता आपका कविता में वर्णों की आवृत्ति। आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पता है पहले से ही। कविता में वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार को अनुप्रास कहा जाता है। पहले कवित्व में जो आपका प्रथम कविता है उसमें कवि ने अनुप्रास का सुंदर रीति से प्रयोग कर इस कवित्व को प्रभावशाली बना दिया है। वैसे भी पद्माकर का जो अनुप्रास के प्रति झुकाव है वो विशेष झुकाव है। वे अपनी हर रचना में अनुप्रास की योजना करते ही है, चाहे जो भी छंद लिखें, लेकिन अनुप्रास को किसी न किसी माध्यम से वो उसमें प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा संगीतमय और प्रभावमयी हो जाती है। तो अनुप्रास का एक गुण होता है कि जहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ भाषा संगीतमय और प्रभावमयी होती है। तो 2 उदाहरण लिए गए हैं अनुप्रास के। एक पंक्ति है छलिया छबीले छैल और छवि छह गए। तो इस पंक्ति में आप देख रहे हो छ छ छ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास की सुंदर योजना हुई है। और ओरे शब्द वाला भी क्या है? अनुप्रास ही है। ओरे रस, ओरे रीति, ओरे राग, ओरे रंग, रा और ओ शब्द की फ्रीक्वेंसी है। ओरे तन, ओरे मन, ओरे बन रह गए। तो इन पंक्तियों में भी क्या है? अनुप्रास का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि पहले कवित्व में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग करके वसंत ऋतु की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और शेष जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में, जो आपका चौथा वीडियो होगा इस पाठ से संबंधित, वो आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।